नमस्कार, सिटी लाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ शुक्रवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के गड्ढों में भरा पानी और कीचड़ में धरने पर बैठ गए। नई सड़क बनाने की मांग की। रायपुर जबलपुर NH 30 के अंतर्गत कवर्धा के बाईपास मार्ग बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। सड़क बनाने की मांग पिछले साल भी की गई थी। मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति हुई थी। एक बार फिर से सड़क बेहाल है और ये प्रदर्शन किया गया। लइका मन बर जल्दी बनवा दे, 1 महीना स्कूल नहीं हो गए, नहीं गए लइका मन घर में, तबीयत खराब है, डॉक्टर नहीं आओ के थे घर में, परेशान हन भैया। हमार गाड़ी घोड़ा दूसर के चला के आवत है, हम लोग निकलत बनते नात बनते जात बनते, घर में भूख मरत हन घर घुसर के। अब का कर सकते बताना। नल नहीं है, रोड नहीं है, बाईपास के साथ साथ हमारे मोहल्ला में कुछ नहीं है, जगह में कुछ नहीं है। सरपंच मन तो जीतत ले, गली बनवाबो, नल लगवाबो, लाइन लगवाबो, हर चीज करबो के, लेकिन कुछ नहीं करते। जबलपुर हाईवे को जोड़ने वाली NH 30 सड़क है। उस सड़क में विकास के लिए हम लोग गड्ढे में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संवेदना इस गड्ढे में समाहित हो गई है। इंदौर में हमारी खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के 20 मिनट बाद ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे। JCB और डंपर से मलबा डालकर जो सड़क में गड्ढा हुआ था उसे पूरी तरह से भर दिया गया। वहीं सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदार अधिकारी के मुताबिक 20 साल पहले ही विकास प्राधिकरण ने ये सड़क बनाई थी और एक बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई। IBC 24 का बड़ा असर हुआ है। निगम अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं मौके पर। यहाँ पे राजेंद्र राठौर जी भी जो हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और आप देखेंगे कि वो ये जो गड्ढा हुआ है, इस गड्ढे के बारे में वो पहले जो है अभी यहाँ पर बैठक ले रहे थे और बैठक के बाद में अब देखेंगे कि यहाँ पर जो राजेंद्र राठौर हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये मौके का फिलहाल जायज़ा ले रहे हैं। और चूंकि हमने प्राथमिकता से इस खबर को बताया था, क्योंकि आप देखेंगे कि सुबह से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। और तो हमारे साथ में MIC सदस्य और जिम्मेदार अधिकारी जो है राजेंद्र राठौर जी मौजूद हैं। राजन जी, मौके पर ये गड्ढा भी देखा, मौके पर आपने भरवाई दिया, सबसे पहले पहुंचे थे और हमने कोशिश की थी कि किसी को नुकसान ना हो, क्या कहेंगे? नहीं, जैसे ही हमको अभी 1 घंटे पहले हम एक्चुअल मीटिंग कर रहे थे पर्यावरण की, और जैसे ही हमारे को यहाँ की सब उसका फ़ोन आया कि तभी हमने तत्काल मेयर साहब का फ़ोन आया और सब इंजीनियर को बोला। सब इंजीनियर JCB डंपर लेके तत्काल यहाँ पहुँचे हमारे। और सुबह कोई एक यहाँ पर जो सीवरेज की लाइन है और एक रीयूज वाटर की लाइन है, स्टॉर्म वाटर लाइन है, बहुत सारी लाइनें भी है। आप देख रहे हो कि यहाँ कांक्रीट है पर वहाँ पर कांक्रीट नहीं है, डामर की सड़क बनी हुई थी। ये इसको विकास प्राधिकरण ने 25-30 साल पहले बनाई थी। आज वो लीकेज होने के कारण गड्ढा सेटल हुआ है, जो लीकेज हुआ है उसके कारण सेटल हुआ है। कोई जो है वहाँ से उतना गड्ढा जो है 5x5 का धंसा है। तभी तत्काल हमने इसको अधिकारियों को भेजा और अभी गड्ढा भर भी दिया। और अभी आने में निर्माण कार्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कांक्रीट की सड़क है ही नहीं, डामर ही है, वो पुराना डामर है। ये बाद में भी वैसे हो सकता है, तो इसके स्थायी समाधान के लिए क्या करेंगे? इसके लिए सड़क बनाएंगे वापस से हम। इतना इसको जो है पूरा कांक्रीट करेंगे, यहाँ से लेबर लगा मिला के पूरा इसका कांक्रीट भी करेंगे। और अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, वो भी करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ में राजेंद्र राठौर MIC सदस्य, जिनका कहना है कि इसके स्थायी समाधान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, सुबह से ये गड्ढा हुआ है, 4 घंटे तक लोग परेशान होते रहे, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। और जब IBC 24 ने खबर दिखाई तो उसका असर भी हुआ, जिम्मेदार भी पहुंचे और अब मान रहे हैं कि इसका स्थायी समाधान होगा। अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा, सिसोदिया, इंदौर। इंदौर में BRTS को लेकर फैसला लेने वाले भले ही चुप हों, लेकिन अब लोगों ने खुद फैसला लेना शुरू कर दिया है। नगर निगम की अनदेखी, प्रशासन की चुप्पी और ट्रैफिक जाम की समस्या के बीच अब लोग खुद BRTS में वाहन लेकर जा रहे हैं। इधर कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर जनता का साथ देने का फैसला लिया है। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में आप देखें। लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी BRTS बनाया गया, लेकिन करोड़ों खर्च करने पर BRTS बेकार साबित हुआ। BRTS के बावजूद ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिली। फिर कई दिनों के मंथन के बाद सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया। इसे हटाने के लिए 3 बार टेंडर जारी हो चुका है, लेकिन इसे हटाया नहीं जा सका। ट्रैफिक जाम से परेशान जनता अब इस BRTS में एंट्री करने लगी है।
जिस पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने निगम पर ही निशाना साधते हुए कहा कि जब नगर निगम बीआरटीएस हटाने में नाकाम हो गया तो अब जनता को खुद आगे आना होगा। चौकसे ने इंदौर की जनता से खुले तौर पर आह्वान किया है कि वे बीआरटीएस की लेन में चलना शुरू कर दे। अगर चलानी कार्रवाई हुई तो कांग्रेस विरोध करेगी। पूरी मंडली का एक तरफ ध्यान है कि पैसा कैसे कमाया जाए, जनता को कैसे लूटा जाए, जनता के ऊपर कैसे एक्स्ट्रा बोझा डाला जाए। इसलिए आज तक वो बीआरटीएस पे जितनी भी चीज़ें हटाना थी वो बहुत छोटा काम है जो हो नहीं पाया। इसलिए इंदौर शहर की जनता बहुत जागरूक है, जनता ने खुद निर्णय लिया और चलना चालू कर दिया। और अगर इस प्रकार का कोई चालन बन रहा तो हम विरोध करते हैं। चलिए अब आपको बीआरटीएस को लेकर हुई कवायद की पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 21 नवंबर 2024 को इंदौर के बीआरटीएस को हटाने की घोषणा की थी, जिसके बाद एमपी हाईकोर्ट ने भी 27 फरवरी 2025 को बीआरटीएस हटाने के लिए कहा। इसके बाद नगर निगम की स्मार्ट सिटी कंपनी ने 28 फरवरी 2025 की रात 11:30 बजे जीपीओ चौराहे से प्रतीकात्मक रूप से बीआरटीएस को तोड़ना शुरू किया और निगम ने 16 अप्रैल को बीआरटीएस को तोड़ने के लिए टेंडर जारी किया। इसे तोड़ने के लिए 3 महीने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन इस टेंडर के जरिए तोड़ने के काम के लिए कोई ठेकेदार राजी नहीं हुआ। फिर निगम ने दूसरी बार टेंडर निकाला, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। अब नगर निगम ने 21 जून को टेंडर की शर्तें बदलते हुए नया टेंडर जारी किया है, लेकिन इस बीच जनता बीआरटीएस में रोक के बावजूद एंट्री करने लगी है, जिसे लेकर AICTSL कंपनी के पदाधिकारियों का कहना है बिना इजाजत एंट्री पर चालानी कार्रवाई होगी। और ऐसे सभी वाहन जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, यातायात पुलिस जो है चालानी कार्रवाई कर भी रही है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि आगामी जब बीआरटीएस हटेगा उसके पश्चात अभी हमारी ओर से हमने टेंडर कॉल किया है। शहर में बीआरटीएस का जो लेन है उस पे 20 बस स्टॉप बनाने के लिए PPP मॉडल पर ये टेंडर होगा। सड़कों पर लगने वाले जाम के कारण बीआरटीएस को जल्द हटाए जाने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि बीआरटीएस के हटने से ट्रैफिक व्यवस्था में कितना सुधार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंशुल मुकाती, IBC24, इंदौर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की किसान, जवान और संविधान सभा की तैयारी को लेकर PCC चीफ दीपक बैज ने शुक्रवार को वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा पर चर्चा हुई। तय कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल 7 जुलाई को साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और PCC की एडिटिंग कमेटी की बैठक लेंगे। मीटिंग में खड़गे की सभा का स्टिकर लॉन्च किया गया। PCC चीफ दीपक बैज और वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी गाड़ियों में से लगाया है। पांच कमेटियों का कंटिन्यू बैठक होना है जो इस कार्यक्रम तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे और कुछ दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जो 7 तारीख को खड़गे जी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उसके लिए पूरे प्रदेश स्तर में हमारे तमाम जिले के प्रभारी जिनको जिम्मेदारी दिया है, विधानसभा के प्रभारी जिनको जिम्मेदारी दी है और जिला अध्यक्ष सब लोग मिलकर बेहतर तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के दिन बारिश की आशंका ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। कांग्रेस इस बात से चिंतित है कि अगर 7 जुलाई को बारिश हुई तो सभा स्थल पर लोग कैसे पहुंचेंगे। कांग्रेस ने इस सभा के लिए 25,000 से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया है। साइंस कॉलेज मैदान में खड़गे की सभा के लिए 3 डोम और विशाल मंच तैयार किया जा रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे, जहां लगभग 12 बजे उनकी जनसभा होगी। इसके बाद वो राजीव भवन जाएंगे। इस पर बीजेपी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को ये मालूम है कि खड़गे को सुनने कोई आएगा नहीं, इसलिए कांग्रेसी गाड़ी और पैसों की व्यवस्था कर भीड़ इकट्ठा करने में लगी है। हम लोग का तैयारियां जोरों पे हैं। लगभग हमारा ये जो डोम लगभग तैयारी हो चुकी है 50% और 50% और बाकी है। कुर्सियां तो लगभग 20,000 लगेंगी और बाकी उसका एक्स्ट्रा जो भी आ जाए वो हमारे लिए एबव है। साथ हम लोग टारगेट 11 बजे हम लोग दिए हैं समय, लेकिन संभव तो कोशिश करेंगे 12 बजे तक पूरे हमारे प्रदेश के कोने कोने के लोग आ जाएं। खड़गे जी के नाम से लोग आएंगे नहीं
और लोगों को इकट्ठा करने के लिए और घोड़ा गाड़ी पैसा सबकी व्यवस्था की जा रही है, पर मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद भी कांग्रेस का आंदोलन सफल होगा। त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे पीएम मोदी ने वहां की संसद को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ ना एक राजनीतिक मॉडल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह भी कहा कि त्रिनिदाद और टोबैगो के कई साथियों के पूर्वज बिहार से हैं। भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशिएंट रिपब्लिक्स की भूमि है। आज मध्य प्रदेश के होनहार स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही खास दिन रहा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप की राशि इन होनहारों के खाते में ट्रांसफर की गई। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक काउंसलर के तौर पर वो नजर आए। सवालों और जवाबों के बीच एक हैरान करने वाली दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि स्टूडेंट्स आखिर नेता क्यों नहीं बनना चाहते। एक रिपोर्ट आप देखें। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको नेता भी चाहिए, किसान भी चाहिए, सेना के जवान भी चाहिए। हमारे में से ये शब्द नहीं आया, इतने सारे बुद्धिमत्ता वाले विद्यार्थी मिले। देश चल रहा है किसान से, जवान से, न्यायपालिका, कार्यपालिका से और विधायिका से, यानी पॉलिटिक्स का देश में एक अलग रुतबा है और जिम्मेदारी भी। कई बार भ्रष्टाचार में लिपटी आकांक्षाओं में पॉलिटिक्स को लोग अंधाधुंध कमाई का जरिया भी समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सवाल है कि देश चलाने की जिम्मेदारी उठाना कितने लोग चाहते हैं। ये सवाल उठा जब एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप राशि वितरण के कार्यक्रम में मौजूद थे। सीएम ने हैरानी जताते हुए कहा कि बहुत से बच्चों से उनकी बातचीत हुई। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस, कोई आईएएस, कोई कुछ और, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वो नेता बनना चाहता है। सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। आजादी इतने महत्वपूर्ण लोगों ने सबने दिलाई, तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमको नेता भी चाहिए, किसान भी चाहिए, सेना के जवान भी चाहिए। हमारे में से ये शब्द नहीं आया, इतने सारे बुद्धिमत्ता वाले विद्यार्थी मिले। कोई एक ने नहीं बोला कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, आने वाले समय में देश की सेवा करूंगा। ये मार्ग भी तो अपनाने की आवश्यकता है, इसमें क्या आपत्ति है। सीएम ने अपने किस्से सुनाए, कहा कि हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, देश के प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। आज सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र देश चला रहा है। उन्होंने अपील की कि देश का नेतृत्व करने के लिए चुनावी गतिविधियों में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और वो भी तब जब स्वर्णिम काल चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का समय चल रहा है। कि आज बताओ कोई चाय वाला, कोई दाल वाला, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। अरे आप भी बन सकते भाई, आओ आगे, का तकलीफ थोड़ी है, उसमें क्या परेशानी। कार्यक्रम में आए स्टूडेंट्स से IBC 24 ने सवाल किया कि वो बनना क्या चाहते हैं, तो किसी ने भी राजनीति में आने की बात नहीं कही। कोई सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखता है, तो कोई बीटेक कर इंजीनियर बनना चाहता है। मैम मेरा गोल है गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, तो उसके लिए मैं अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन करूंगी गवर्नमेंट। क्या एम्स है? अभी तो फिलहाल मैं बीटेक करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, और उसके अभी आगे का मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बतौर काउंसलर स्टूडेंट्स को गाइड किया कि वे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। पर सवाल यही है कि आखिर बच्चे राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते। सवाल यही है कि इतने सारे प्रोफेशन बच्चों की पहली पसंद हैं, तो राजनीति को वो एज ए प्रोफेशन क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस सवाल का जवाब शायद नेता ही दे सकते हैं कि आखिर वो बच्चों का सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्यों नहीं बन पा रहे हैं। साक्षी त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा किया। यहां शिवराज सिंह चौहान ने शेर कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद सेब, केसर समेत बागवानी, अनुसंधान और प्रदर्शन ब्लॉकों का दौरा किया। बागवानी में जमीनी स्तर पर हो रहे नवाचारों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के कृषि के विद्यार्थियों, किसानों और वैज्ञानिकों से बात की।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। यहां शिवराज सिंह चौहान ने खोनमुह में लखपति दीदी सम्मेलन में हिस्सा लिया, उनके साथ भोजन किया। वहीं असाधारण उपलब्धि हासिल करने के साथ अन्य महिलाओं के साथ के लिए प्रेरणा बनी बहनों को प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को वास्तविक परिवर्तन निर्माता बताते हुए कहा कि उनकी जिंदगी का मिशन बहनों की जिंदगी बदलना है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में टेंट गिरने से श्रद्धालु की मौत के मामले में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी घोषणा सामने आई है। शास्त्री ने मृतक के परिजनों को 1 दिन की चढ़ोतरी देने का ऐलान किया है। बागेश्वर महाराज ने अपने जन्मदिन के मौके पर मंच से घोषणा की। उन्होंने कहा कि मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 3 जुलाई को धाम में आई चढ़ोतरी दी जाएगी। बता दें कि 3 जुलाई को बागेश्वर धाम में टेंट गिरने से हादसा हुआ था, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। कल जो प्राप्त घटना हुई, हमने ऐसा विचार किया कि कल जो भी हमको चढ़ोतरी मिली है उस पूरी चढ़ोतरी को मृतक परिवार को सौंपा जाए। परंतु भगवान से प्रार्थना करें, हम सब भगवान सबको सुखी रखें, सबको सुरक्षित रखें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में महाकौशल अंचल का भी वजन देखने को मिल रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद में एमपी के 44 सदस्यों को चुना गया, जिसमें 27% महाकौशल अंचल से आते हैं। महाकौशल के साथ विंध्य को मिला लें तो प्रदेश के 40% राष्ट्रीय परिषद इन 2 अंचल से आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के प्रतिनिधियों के सुझाव और फैसले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में अहम साबित हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन में आपने देखा कि आंतरिक लोकतंत्र हमारी पार्टी में है। जिस तरीके से बूथ से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव हुए हैं, उस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को हमने पारदर्शिता के साथ आपने देखा, हमने पूर्ण किया है। और अब अंतिम पड़ाव हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्वाचन शीघ्र ही होगा। रायगढ़ में नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी की स्थापना को 5 साल होने को आ गए हैं, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी में स्वीकृत पदों की तुलना में 25% पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई। यूनिवर्सिटी में कुल सचिव, उप कुल सचिव समेत 35 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। जिन पदों पर नियुक्तियां हैं वो भी संविदा पर हैं। ऐसे में स्टाफ की कमी के चलते न सिर्फ यूनिवर्सिटी का कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि एग्जाम कंडक्ट कराने से लेकर नतीजे जारी करने में देरी होती है। जिन खाली पदों के लिए डिमांड की थी कि भर्ती की जाए, उसके 10% पदों की भी भर्ती नहीं की गई है। सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है, इसलिए परीक्षा कंडक्ट कराने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जो मांग की गई है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, जो खाली पदों के लिए, उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी करें। अन्य पदों के लिए भी हम विश्वविद्यालय ने राज्य शासन से निवेदन किया है। राज्य शासन के संज्ञान में हम उस बात को लाए हैं और ऐसी आशा करते हैं कि शीघ्र ही उनके पदों पर भी नियुक्ति राज्य शासन नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति राज्य शासन द्वारा कर दी जाए और शेष पदों पर नियुक्ति करने के लिए विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान कर देगी, तो हमारे विश्वविद्यालय की जो विकास की गति है वो और तेज हो जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी के बाद अब निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद राजनीतिक नियुक्ति का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता पिछले 1.5 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस समेत दूसरे दलों से बीजेपी के पाले में आकर जीत में सहयोग देने वाले, उनके साथ किए गए वादा पूरा करने की याद दिलाते हुए सत्ता और संगठन प्रमुखों पर प्रेशर भी बना रहे हैं। इनमें कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव के वक्त सत्ता संगठन की समझाइश पर टिकट की दावेदारी छोड़ दी थी, वे भी जोर लगा रहे हैं। इधर विपक्ष इन पर सवाल खड़ा कर रहा है कि देरी क्यों हो रही है। उम्मीद करते हैं कि हेमंत और मोहन यादव जी की जोड़ी ये कर पाए, क्योंकि हमने देखा शिवराज जी और बीडी शर्मा जी की भी जोड़ी थी। तो आखिरी के 8-10 महीने जब बचे थे चुनाव के, तो कुछ नियुक्तियां हो पाई थी, पूरी नियुक्तियां तब भी नहीं हो पाई थी। और जो बेचारे जो बने थे मंडल, निगम मंडल के अध्यक्ष जो बने थे, उनके हाल एक रात की दुल्हन जैसे हो गए थे कि बने वो 6 महीने बाद आचार संहिता लग गई तो फिर हट गए।
तो ये अब देखिए मोहन यादव जी और हेमंत खंडेलवाल जी की जोड़ी क्या करती। जिस प्रकार से संपन्नता हुई और नया नेतृत्व जैसे माननीय हेमंत खंडेलवाल जी हमारे अध्यक्ष के रूप में आए हैं, निश्चित रूप से नई ऊर्जा और नए संगठन क्षमता का उपयोग होकर कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ संगठन मजबूत करने में दिशा में काम करेगा। एमपी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है कि जो 13% पद होल्ड हैं उन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है। सरकार ने 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक्ट पास किया था, लेकिन अमल में से नहीं लाया जा सका। कोर्ट नंबर 12 में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ओबीसी महासभा धर्मेंद्र कुशवाहा की ओर से एक बार फिर मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी आबादी होने की दलील दी गई। मामले में एमपी हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, उन्हीं पर आगे सुनवाई होगी। तत्काल आरक्षण देने संबंधी इस याचिका में अभी कोई राहत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एक्ट पास होने के बाद भी उम्मीदवारों को 5 साल से 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सरकार 19 मार्च 2019 के हाईकोर्ट के एक पुराने अंतरिम आदेश का हवाला देकर आरक्षण से बच रही है, जबकि एक्ट पर कोई रोक नहीं है इसे लागू किया जाए। आज भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पर जिस प्रकार से पीएससी छात्रों जो 13% होल्ड अभ्यर्थी है जिन पर आज उस को लागू कराने के लिए आज सुनवाई की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जो मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा कि आज दिनांक तक जो 13% होल्ड है उसको आज दिनांक तक लागू क्यों नहीं कराया। आज भारत की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पर जिस प्रकार से पीएससी छात्रों जो 13% बलौदाबाजार के बरबसपुर के ग्रामीण तराक्षू रिजॉर्ट की मनमानी से अब जो आसपास के लोग हैं ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। रिजॉर्ट के गंदा पानी को निस्तारी करने वाले तालाब में बहाया जा रहा है, जिससे गांव में डायरिया फैल गई। 35 लोग बीमार हो गए हैं। इलाज कैंप लगाकर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रिजॉर्ट संचालक ने गांव में मुक्ति धाम के लिए आरक्षित जमीन पर भी कब्जा कर लिया है और शिकायत इसकी की गई है। इसके बाद तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन यहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में विधायक कसडोल के संदीप साहू ने तराक्षू रिजॉर्ट की जमीन और आने जाने वाले लोगों की जांच की मांग की। एकर समस्या लेंगे बेजा कब्जा जो मतलब गंदगी पानी है ओकर समस्या के लिए गिरे हैं, तो तहसीलदार महोदय जी आरी से आके मतलब नाप जोख करी से उसमें हम लोग पहले तो आवेदन बनाए थे बस्ती पंचायत खैरा बस से। उसके बाद तहसीलदार के पास गए थे समस्या लेकर कि वहाँ से जो दूषित पानी आता है उसके लिए सोख्ता का निर्माण किया जाए ऐसे करके। जो बरबसपुर गांव है बल्दा कछार खैरा ये गाँव है, वन आश्रित गांव है, वन ग्राम है। कई महीनों से उन्होंने एसडीएम कार्यालय तहसीलदार और विभागीय जितने हैं वहाँ पे उन्होंने चक्कर काटा। ग्रामीण लोग कि बार बार कहने पर भी वो लोग माना भी नहीं है। और जो सड़क दिए थे हम लोग छोटे सड़क दिए थे और बहुत चौड़ी बढ़ा दिए हम लोग। बलौदाबाजार जिले में स्थित श्री सीमेंट प्लांट के खिलाफ एक बार फिर से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। चंडी गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्लांट प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। रोजगार देने की प्रमुख मांग समेत 7 बिंदुओं पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि पहले भी हुई बैठक में प्लांट प्रबंधन ने 15 दिन के भीतर सभी मांग को पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं हुई। प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। श्री सीमेंट प्लांट प्रबंधन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की गई, जिसके बाद ग्रामीण और प्लांट प्रबंधन के बीच सहमति बनी। धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग जल्द पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रोजगारी सोलर में अपन जगह अवैध कब्जा है जोला हटाना है और आदिवासी भूमि है ओकर रजिस्ट्री सब करवाना है। बेरोजगार मतलब रोजगार दिलाना है। सहमति बनाने के लिए हम आज एक साथ बैठे और उन्होंने कुछ बिंदु हमारे सामने प्रस्तुत किए थे। हमने भी कुछ बिंदु उन लोगों के सामने प्रस्तुत किए और दोनों एक सहमति पे पहुंचे और
सुखद वातावरण में हमने इस मीटिंग को समाप्त किया। कंपनी के विरुद्ध उनका वो था थोड़ा उस डिमांड को पूरी ना होने के प्रदर्शन किया गया। उसके बाद बातचीत की गई दोनों पार्टी के बीच में। 7 की 7 बिंदु पर मेरे ख्याल से सहमति उन दोनों की स्थापित है। स्थापित होने के उपरांत सब मेरे ख्याल से सकुशल वापस हो गए। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। तैराकी की ट्रेनिंग देने की आड़ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नगर निगम के रिटायर्ड खेल अधिकारी पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 13 साल की छात्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। गौरीघाट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको जबलपुर से बता दें। तैराकी की स्विमिंग की ट्रेनिंग देने की आड़ में छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज की गई है। नगर निगम के रिटायर्ड खेल अधिकारी पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। और बेहतर इंसाइट्स के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, और क्या अपडेट है? क्या था ये मामला? परिचित थी क्या ये जो बच्ची थी? बताना चाहूंगा अविनाश कि ये रिटायर्ड खेल अधिकारी राकेश तिवारी हाल ही में नगर निगम से रिटायर हुए हैं और ये जबलपुर में नर्मदा नदी के जिलहरी घाट में निजी तौर पर तैराकी का प्रशिक्षण देते हैं, स्विमिंग की क्लासेस संचालित करते हैं। लेकिन इनके यहाँ आने वाली एक 13 साल की बच्ची के साथ इन्होंने बैड टच किया। बच्ची ने जब इन्हें समझाया तो ये माने नहीं, बल्कि उनके साथ बच्ची के साथ अश्लीलता भी इस अधिकारी ने की। और ऐसे में बच्ची ने जब आप बीती अपने घर में बताई, तब पुलिस थाने में पहुंचकर परिजनों ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें रिटायर्ड खेल अधिकारी नगर निगम के जो राकेश तिवारी हैं, इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर है और इसमें जल्द ही जांच के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। लेकिन ये एक छात्रा थी जो कि इनके स्विमिंग क्लास में प्रशिक्षण लेने के लिए आती थी, जिसकी आड़ में इन्होंने एक बार नहीं कई बार बैड टच करते हुए अश्लीलता की। इसके बाद नाबालिग ने जब आप बीती घर में सुनाई है, तब इसके बाद शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज कर ली गई। बिल्कुल, बड़ा गंभीर मामला है विजेंद्र, चूंकि एक बार मना करने के बाद भी अगर ट्रेनर ने, नगर निगम के रिटायर्ड खेल अधिकारी ने अगर फिर से दोबारा बैड टच किया है तो बेहद ये गंभीर मामला हो जाता है। आप नजर बना के जरूर रखिएगा इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे भी लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के 1000 से ज्यादा संस्थान ऐसे हैं जो अपने कर्मचारियों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ये संस्थान अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पास जमा नहीं कर रहे हैं। ये राशि कोई 2-4 लाख रुपए नहीं है, बल्कि 61 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने प्रदेश भर के ऐसे 1167 डिफॉल्टर संस्थानों की लिस्ट तैयार की है, सूची तैयार की है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर सिक्योरिटी एजेंसी और बिल्डर समेत कई फैक्ट्री संचालक शामिल हैं। रायपुर ईपीएफ ऑफिस के अधिकारी के मुताबिक वार्निंग लेटर के बाद भी राशि जमा नहीं कराई है। ऐसे में इन संस्थानों के बैंक खाते सीज किए जाएंगे। इसके बाद भी पैसे जमा नहीं कराए गए तो इन संस्थाओं की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और संस्थाओं के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, इस स्कीम का ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का पैकेज आया था, जो कि बजट 2024-25 में अनाउंस हुआ था। इस पे एक स्कीम थी एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव की, जिसको अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, जिसमें लगभग 99,800 करोड़ रुपए का बजट आउटले है। अब इस स्कीम में 2 बेनिफिट्स प्राइमरली दिए जा रहे हैं। सीहोर में लगाया जा रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं ने विरोध जताया। ऐसे में विद्युत कर्मियों की सुरक्षा को लेकर विद्युत कंपनी ने गनमैन नियुक्त किए हैं। गनमैन देखने के बाद उपभोक्ताओं ने विरोध करना बंद किया। मामले में विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाना केंद्र सरकार की योजना है और अब मीटर लगाना अनिवार्य हो चुका है। बता दें कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आरडीएसएस स्कीम के तहत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। जो मेन मीटर था, इनने आके फोड़ दिया, उसकी रीडिंग में नहीं ली मेरे पास। तो आके बताया इन्हें, घर में जाके घुसे और बोला कि वो बिल दे दो। तो गार्ड खड़े थे यहाँ पे, बंदूक दिखाई, ये डर गए घर वाले, तो इनने बिल ला के दे दिया। डर गए हैं सबकी, पुराना बिल कम आ रहा था और अब नया बिल आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल वही आना है।
उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग। अच्छा, कोई गाली भेजी दे तो उनको नहीं समझाना भैया गाली तो उनका उसमें मोबाइल में उनके पास आ रहा है वो लगा रहे हैं। अगर वो मना कर दे कि नहीं हम नहीं लगवा रहे तो वो नहीं लगा रहे। कुछ ऐसी घटनाएं हुए थे जिसमें मतलब कुछ असामाजिक तत्व टाइप के लोग थे जो काम का विरोध कर रहे थे कि ये सभी मीटर जो है टेस्टेड है, हमारी लैब में टेस्टेड है। इसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति होती है कि उनको लगता है कि हमारा मीटर तेज चल रहा है तो शिकायत करें, उनके घर में चेक मीटर लगाए जाएंगे। बारिश के मौसम में खाद की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार साय सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का आरोप है कि साय सरकार किसानों को धान का 3100 रुपए देने से बचना चाहती है, इसलिए धान की खेती को प्रभावित करने में लगी है। इसी वजह से खाद का कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है। दीपक बैज कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में खाद की कमी है, सरकार को लगता है कि खाद पर्याप्त है तो श्वेत पत्र जारी करे। उनका कहना है कि सरकार खाद के नाम पर केवल झूठ बोल रही है। पलटवार किया बीजेपी ने, वो भी आप सुने। कांग्रेस मांग करती है कि झूठ बोलना बंद करे सरकार। अगर खाद की उपलब्धता है तो प्रदेश की जनता को श्वेत पत्र जारी कर बताए कि टोटल कितने खाद की आवश्यकता है और उन्होंने अब तक कितने खाद उपलब्ध कराए। सरकार लगातार किसानों को खाद उपलब्ध हो, खादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों को खाद की कमी नहीं होगी ये सुनिश्चित किया हुआ है सरकार ने। और किसान भाई निश्चिंत रहें, उनके लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था की जा रही है। ग्वालियर में मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण किया गया। प्रदेश के जल संसाधन और जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप बांटे। बता दें कि 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हज़ार रुपये योजना के तहत सरकार ने दिए हैं। इस साल योजना के लाभार्थियों में 60% यानी 56,246 बेटियां हैं और 37,988 बेटे हैं जिन्हें लैपटॉप के लिए पैसे मिले। ग्वालियर के बेटी और बेटी हैं उनके खाते में डाले गए। ये सकारात्मक योजना मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान करने की बुनियाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2009-10 में डाली थी। आज वर्तमान तक लगभग 4 लाख से अधिक बेटे और बेटियों को लैपटॉप का फायदा मिला है। खुशी की बात है, बहुत ज़रूरत भी, और इससे हम आगे भी बढ़ सकेंगे। अच्छे से अपने पैसे सेव करके रखेंगे तो पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और लैपटॉप मिल जाएगा तो अच्छे से पढ़ सकेंगे। खुशी की बात है, यहाँ पे सम्मान भी मिला और लैपटॉप भी मिलेगा, उससे बहुत फायदा होगा पढ़ाई में। बिलासपुर पीएचई समेत अन्य विभाग में उप अभियंता की नियुक्ति में बीई डिग्री धारकों को अयोग्य ठहराए जाने के नियम को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। याचिका में तर्क दिया गया कि साल 2016 तक जब भी उक्त पदों पर नियुक्तियां की जाती थी तो डिप्लोमा धारकों के साथ ही बीई डिग्री धारकों को भी नियुक्त किया जाता था, भले ही नियमों में डिप्लोमा की शर्त उल्लेखित रही हो। लेकिन इस बार सरकार और संबंधित विभाग ने पहली बार केवल डिप्लोमा धारकों तक पात्रता सीमित कर देना एक पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण और मनमानी कार्यवाही थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि बीई डिग्रीधारी उम्मीदवार तकनीकी रूप से योग्य हैं। इंदौर शहर के एजुकेशन हब कहे जाने वाले भंवर कुआं क्षेत्र में कई ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं। इन जर्जर इमारतों के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं। कई बिल्डिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाता है, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले में प्रशासन ने पिछले दिनों भंवर कुआं क्षेत्र के बेसमेंट में चलने वाली कई इंस्टीट्यूट को बंद करवाया था, लेकिन एक बार फिर से बेसमेंट में कोचिंग शुरू हो चुकी है। जो बेसमेंट पे कार्रवाइयाँ हुई थीं वो स्थायी प्रकृति की कार्रवाइयाँ थीं, और अगर जो पहले बंद कराए गए होंगे बिना किसी अगर कोर्ट के आदेश के या किसी लीगल रीजन के अगर उनको वापस खोला गया है तो हम लोग उनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई कराएंगे। इंदौर के पास महू में मुहर्रम से पहले निकले एक जुलूस में अचानक से फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर नजर आए। पत्ती बाजार क्षेत्र में लगे इन पोस्टर्स को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची, तत्काल उसे हटवाया
हालांकि सोशल मीडिया पर यह अब भी वायरल है। इस पर सियासत भी शुरू हो गया, विवाद भी शुरू हो चुका है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि धार्मिक आयोजन के नाम पर देश विरोधी एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलिस्तीन का जो पोस्टर इस देश में लगाकर ये मुहर्रम के जो इनके जुलूस निकाल रहे हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं? इन्हें वो मोहसिन नहीं दिखता है जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ यहाँ पर क्या किया? ऐसे पोस्टर लगाने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो इनके जुलूस जो निकल रहे हैं हम उन पर प्रतिबंध की मांग करते हैं। महू में रात्रि जब जुलूस था तो एक पोस्टर लगाया गया था किसी के द्वारा, जिसको ताज़िए के जुलूस के निकलने से पहले ही उतारा गया था पुलिस द्वारा। उसमें जैसे ही उस व्यक्ति ने लगाया था उसी टाइम पे उस को हटा दिया गया था। इसमें जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सड़क पर नीली बत्ती लगी गाड़ी के बोनेट पर बर्थडे मनाने के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। 7 दिनों बाद फिर से सुनवाई होगी। मामला बलरामपुर जिले का है, जहां डीएसपी तस्लीम आरिफ, जो 12वीं बटालियन में पदस्थ हैं, उनकी पत्नी नीली बत्ती लगी निजी गाड़ी के बोनेट पर अपना बर्थडे मनाते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो नाराजगी बढ़ी। फिर कार ड्राइवर के खिलाफ FIR हुई। बताया जा रहा है कि अज्ञात जो चालक है, घटना कथित तौर पर अंबिकापुर के एक होटल के पास हुई थी, जिसने आधिकारिक विशेष अधिकारियों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की DB में हुई सुनवाई में मुख्य सचिव से शपथ पत्र पर यह जवाब देने को कहा है कि अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन ने विधिवत क्या कार्रवाई की। खबर जोधपुर से है, जहां नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत 9 जुलाई तक मिल गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को आसाराम की अस्थायी जमानत अवधि को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह अंतिम विस्तार होगा। इधर राजस्थान हाईकोर्ट से भी 9 जुलाई तक जमानत मिलने के बाद आसाराम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सोशल मीडिया पर भी प्रवचन को लेकर आसाराम का एक पोस्ट वायरल है, जिसमें कि दिल्ली में ज्योत्सना बहन और रमाबाई के प्रवचन में आसाराम की साधक सोशल मीडिया पर चलो दिल्ली मुहिम चला रहे हैं। मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति डोंगरगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर सियासी पाला चढ़ता जा रहा है। ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष नारायण अग्रवाल और पूर्व मंत्री नवनीत तिवारी की सदस्यता पहले ही रद्द की गई थी, जिसके बाद पंजीयक कोर्ट ने सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी किया, लेकिन इसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सदस्य कोर्ट का आदेश लेकर कार्यालय पहुंचे तो वर्तमान अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया। हालांकि ट्रस्ट समिति अध्यक्ष ने कोर्ट के आदेश को लिया और जो विवाद सदस्यता को लेकर था उसे भी सुधार करने का मौखिक आश्वासन दिया है। ट्रस्ट की मीटिंग 7 बजे से प्रस्तावित थी और पूरे मंदिर ट्रस्ट के जितने अभी 13 सदस्य हैं और एक विशेष आमंत्रित सदस्य हमारे अजय ठाकुर जी है, सबको विधिवत नोटिस जारी हुई थी। मीटिंग के दौरान ही वो मीटिंग के जो सभागृह है उसमें वो घुस आए और मुझसे ज़बरदस्ती अभी लेने की उन्होंने ज़बरदस्ती की। आवेदन सामान्य श्रेणी के उस पर दावापत्ति हुए थे, जिस पे विपक्ष के कुछ परिचित हैं, उन लोगों के यहाँ की बच्चियों की शादी हुई है, विवाह होके चले गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। महासमुंद जिले के रक्सा गांव में स्टॉप डैम की मिट्टी धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया। एक युवक मिट्टी के धंसने से लापता हो गया है। तलाश NDRF और SDRF की टीम कर रही है। पोकलेन मशीन के जरिए मिट्टी को हटाया जा रहा था। दरअसल 3 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे शोभाराम पांडे की बही नाला में बने स्टॉप डैम के किनारे ये खड़ा था। जमीन धंस गई, वो लापता हो गया। पहले दिन रेस्क्यू में उसे नहीं ढूंढा जा सका। आज स्थानीय अमला समेत भिलाई से भी रेस्क्यू टीम पहुंची और युवक की तलाश अब की जा रही है। जमीन धंस रहा था तो लड़का पहले आगे ऐसे छलांग लगा लिया तो उसका 2-3 फीट छोड़ के पूरा धंस गया। वो एक लड़का गमछा पकड़ के एक राउंड ऐसे लगाया भी उसको कोशिश करने के लिए, लेकिन गमछा को ऐसे पकड़ नहीं पाया और उसको पकड़ नहीं पाया और सीधा खड़े एक हाथ को ऊपर करके ऐसे जमीन के नीचे चला गया। बोला गांव के एक व्यक्ति फोन करी कि मैडम एक 40 वर्षीय युवक जो है मिट्टी में धंस के पुल के अंदर में डूब गई और उसका लाश नहीं मिला। कि आज एक गांव के एक युवक है ना, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते,
ओकर लाश नहीं मिला और जिला प्रशासन सोचता। अब आपको भ्रष्टाचार की एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। खबर शहडोल से है, जहां 4 लीटर पेंट से पेंटिंग कराने के लिए 168 मजदूर और 65 राजमिस्त्री लगाए गए और उसका बिल बनाया गया 1,06,000 रुपए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बिल पास हो गया और पैसे भी निकाल लिए गए। ये कारनामा शिक्षा विभाग का है। जिले के ब्योहारी विधानसभा के सकंदी और निपानिया गांव के स्कूल भवन की खिड़कियों और बाकी जगहों का पेंट होना था। इसके लिए 4 लीटर पेंट खरीदा गया, इसका बिल पास कराया गया, लेकिन उसमें 168 मजदूर और 65 राजमिस्त्री के काम करने की बात भी दर्शाई गई और बिल बनाया गया 1,06,000 रुपए। अब दिलचस्प बात क्या है कि यह राशि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मरपाची ने ट्रेजरी से निकाल भी ली। इसी तरह निपानिया स्कूल में 275 मजदूरों और 150 राजमिस्त्री से 20 लीटर ऑयल पेंट की पुताई कराई गई, 10 खिड़कियां लगवाई गई, 4 दरवाजों की फिटिंग कराई गई। इसके लिए 2,31,000 रुपए भी निकाल लिए गए। अभी रुकिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बिल को वेरीफाई भी किया गया, लेकिन बिल रेडी होने से 1 महीने पहले, यानी बिल को वेरीफाई कब किया गया? बिल रेडी होने से 1 महीने पहले। तो अब मामले में जांच की बात जो रटी रटाई होती है, ये बात कही जा रही है। सर, सोशल मीडिया के में जो बिल वायरल किया जा रहा है सकंदी और निपनिया का, उसकी जांच कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे वो बताया जाएगा। 3 तलाक को प्रतिबंधित कर कानून बना दिए जाने के बाद भी 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे। एक बार फिर से जबलपुर के अमखेरा इलाके में 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां शाहरुख खान नाम के एक आरोपी पति ने अपनी पत्नी को फोन पर 3 तलाक कहकर तलाक दे दिया। दरअसल शादी के बाद भी आरोपी का एक युवती से अफेयर चल रहा था। पीड़िता ने उसे समझाया तो उसने मानने की जगह पत्नी को ही तलाक दे दिया। अब पीड़िता ने आरोपी पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, शिकायत किया थाने में। हालांकि आरोपी जो पति है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। उनका अफेयर चल रहा है, उस अफेयर के चलते उन्होंने मुझसे शादी कर ली और फिर उसके बाद मुझे छोड़ने के लिए तैयार हैं और 3 तलाक भी दे चुके हैं। आप क्या चाहती हैं? उनके स्ट्रिक्ट FIR, स्ट्रिक्ट कार्रवाई करवाना चाहती हूँ ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो आगे किसी और के साथ ना हो। रहने वाली सायमा खान ने उपस्थित होकर बताया कि उसका पति शाहरुख खान तलाक 3 बार बोल के उसको तलाक दे रहा था, जबकि ये प्रतिबंधित है और कानूनन अपराध है। इसमें तत्काल उसकी रिपोर्ट को दर्ज करते हुए शाहरुख खान पर धारा 85(3)(5) भारतीय न्याय संहिता का और 4 मुस्लिम विवाह अधिनियम का अपराध दर्ज कर लिया गया और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उज्जैन के ढांचा भवन में रहने वाले बीजेपी नेता दीपक शर्मा का पूरा परिवार बीते 4 दिनों से लापता है। उनकी पत्नी, बेटी, बेटा 30 जून की सुबह घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं लौटे। फरियादी ने बताया कि जाते वक्त उन्होंने पड़ोसियों से किसी रिश्तेदार की मौत का हवाला दिया था। इसके बाद उनके मोबाइल फ़ोन बंद आ रहे हैं। घर से करीब 3,75,000 रुपये भी गायब हैं। उन्होंने बताया कि ना तो कोई सुसाइड नोट छोड़ा गया और ना ही कोई जानकारी है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ग्रेजुएट लड़की जो है ना मालूम कहाँ चली गई और जो है मेरी पत्नी, जवान पत्नी मेरी 45 साल की, और जो है वो भी गायब हो गई। मेरा जवान बेटा है 14 साल का, वो भी गायब हो गया और पुलिस ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी। 2.4 लाख के आसपास केस है मेरा, जो लोगों का था। मैं दलाली का धंधा करता हूँ, उनको लोगों का पैसा रख। भोपाल के TIT कॉलेज की छात्राओं के साथ दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। NHRC ने मुख्य सचिव और DGP को निर्देश दिए कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच कराई जाए और जांच में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। NHRC ने कहा कि तथ्य बताते हैं कि ये केवल लव जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना, धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसे अपराधों की संगठित श्रृंखला है। आयोग ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से पीड़िताओं को दी जा रही 50,000 रुपए की राशि नाकाफी है। पीड़िता को 5-5 लाख रुपए और एक नाबालिग को 6 लाख रुपए की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए।
बड़वानी के सेंधवा के खाद वितरण केंद्र में किसान खाद के लिए लंबी लाइनें लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई लोग खाद के लिए 3-3 दिन से नंबर लगाए बैठे हैं, बावजूद इनके इन्हें खाद मिलता नहीं है। किसान कह रहे हैं कि खाद जल्द नहीं मिलने पर उनकी फसल खराब हो जाएगी, फसल खराब होने से उन्हें नुकसान होगा। दूसरी ओर कृषि विस्तार अधिकारी कह रहे हैं कि जो भी उर्वरक उपलब्ध हो रहा है उसे किसानों को दिया जा रहा है। खाद लेने आए भैया, कल से नंबर लगा रखा था। कल हम आए सुबह 4 बजे, रात से कल नंबर लगाए थे। फिर शाम को बताया, इन्होंने आए और कागज़ के ऊपर आज की तारीख डाल के दे दी थी। फिर आज 4 बजे रात से नंबर लगाए और अभी कागज़ उन्होंने सर ने जमा करे, लेकिन सिस्टम जो है यहाँ का ये कल से बंद है। इसलिए हम सभी लोग 2 दिन से परेशान हो रहे, रात और दिन हम नंबर लगा के यहीं बैठे। खाद है सर, दे नहीं पा रही, सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे इनका, उसके कारण से खाद नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कितनी बजे से नंबर लगा के बैठे लोग? नंबर रात के 3-4 बजे आ रही है। शासन के नियमानुसार जो भी उर्वरक गोदाम को उपलब्ध हो रहा है, जैसी भी व्यवस्था बनती जा रही है किसानों के हित में, उस हिसाब से किसानों को यूरिया वितरण किया जा रहा है। सागर के कर्रापुर की हायर सेकेंडरी स्कूल की हालत बदहाल होती जा रही है। स्कूल का पुराना भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पहले इसी भवन में कक्षाएं संचालित होती थी, लेकिन कलेक्टर के निर्देश के बाद अब कक्षाओं को दूसरे भवन में ट्रांसफर किया गया है। स्कूल के खेल मैदान में स्थित पुराने भवन की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं, जिससे बच्चों की जान पर खतरा बना हुआ है। बावजूद इसकी मरम्मत हुई नहीं है। इसके अलावा स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल न होने से असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा बना रहता है। पहले तो आ रहे थे, कम आ रहे थे, तो उसी दिन में व्यवस्था थी उनके लिए है। वहाँ पे 3-4 रूम है सर। अब बच्चों की संख्या बढ़ी है, इसलिए हमको इधर ये करना पड़ा और ये अभी काम भी अभी लगा है। और हमने कल से 2 शिफ्ट में स्कूल इसीलिए किया है कि बच्चों को अव्यवस्थाएं न हो, कोई सुरक्षा में कमी न रहे। इस दृष्टि से हमने 2 शिफ्ट में स्कूल कर दिया है। मंडला जिले में बारिश के चलते उफनते नदी नाले जानलेवा साबित हो रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा मेढ़ी से पूनिया मार्ग के बीच एक नाले में हुआ, जहां एक कार चालक को पुल पार करना महंगा पड़ गया। ये पुल पार कर रहा था, इसी दौरान तेज बहाव के चलते कार नाले में बह गई। हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि जबलपुर निवास मार्ग पर झामल नदी उफान पर है और यातायात बुरी तरह से प्रभावित भी है। रायगढ़ में 2 दिनों तक हुई लगातार बारिश ने निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश की वजह से शहर के कई मोहल्लों के घरों में पानी घुस गया। शहर की इंदिरा नगर, मोदी नगर, विनोबा नगर, सिद्धि विनायक कॉलोनी जैसे बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित ये इलाके रहे हैं। यहाँ कॉलोनी में नालों का गंदा पानी भर गया। आलम यह था कि लोगों के घरों में कमर तक पानी भरा रहा। बारिश थमने के कुछ घंटे बाद किसी तरह पानी कम जरूर हुआ, लेकिन निगम की अव्यवस्था और आधी अधूरी तैयारियों को लेकर लोग नाराज हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।